लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे लोमहर्षक कांड की जो कुछ साल पहले घटित हुआ था नागौर जिले के डांगावास में। 15 मई 2015 का दिन था, जहां पर एक नरसंहार हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इस घटना का फैक्चुअल, तटस्थ और निष्पक्ष आकलन भी किया, रिपोर्टिंग भी की और एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ लेखक और आलोचक भी कहें, सामाजिक चेतना संपन्न लेखक भंवर मेघवंशी जी ने। आज भंवर मेघवंशी जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है भंवर जी। ये जो घटना हुई थी दिल दहला देने वाली घटना थी, और जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है कि इस घटना के जो 40 अभियुक्त थे, उन 40 को मेड़ता की जो स्पेशल SC/ST कोर्ट है उसने बरी कर दिया है। आपने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी, अनेक बार आप वहां गए थे। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मुझे लगता है कि देखिए, कोर्ट को इंसाफ करना था। उसने एक फैसला लिखा और हत्याओं का न्याय करना था और न्याय की हत्या हो गई। तो बहुत निराशा है उस वर्ग में जिस पीड़ित वर्ग की भारत की न्यायिक व्यवस्था में बहुत आस्था है, और वहाँ अगर न्याय के मंदिर के दरवाजों पर, उस चौखट पर अगर न्याय दम तोड़ देता है। फैसले को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि अपराध हुआ है, हत्याएं हुई है, तो फिर अपराधी कहाँ है और आप ऐसे कैसे बरी कर सकते? 245 पृष्ठ का अदालत का फैसला है, जिसमें अदालत ने माना है कि हत्याएं हुई हैं, और अदालत ने कुछ सिंपैथी भी दिखाई है कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवारों को कुछ जो सरकारी योजनाओं के तहत सहायता भी दी जाए। क्या लगता है आपको, ये सहायता पर्याप्त होगी, या इतने साल बाद, आज कई साल हो गए, 1 दशक बीत गया, उसके बाद क्या ये सहायता पर्याप्त है, या अब किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, घटना के 11 साल बीतने के बाद 14 मई 2015 को ये घटनाक्रम हुआ। अब 11वां साल है ये। इतने साल बाद आप सरकारी योजनाओं का फायदा देने की बात कर रहे हैं, उससे उन घावों पर कोई मलहम नहीं लग सकता है जो इन पीड़ितों को लगा है। तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप लोगों को चिन्हित करते, वास्तविक आरोपी सामने आते और उनको सजा मिलती। सबसे बेहतरीन मुआवजा मैं सोचता हूँ कि वही होता। नहीं तो एट्रोसिटी एक्ट में ऑलरेडी प्रावधान है कि क्या मुआवजे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। उसके लिए कोर्ट ने एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट किया, वो मुझे नहीं लगता है कि वो नज़र आता है इस फैसले में। भंवर जी, आपने इस पर पूरी रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी जी। असल में उस दिन हुआ क्या था? बहुत पुरानी बात हो गई है, कई लोगों के मन से सूचनाएं शायद उतर चुकी होंगी। हम थोड़ा सा रिवाइव करें कि असल में हुआ क्या था डांगावास में। तो दरअसल ये जो डांगावास गांव है, मेड़ता, नागौर जिले में, नागौर उसके मेड़ता ब्लॉक में, वहाँ पे एक 23 बीघा 5 बिस्वा जमीन का ये एक मसला है, जहाँ पर ये ज़मीन पुश्तैनी रूप से पिछले 60 साल से दलितों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, और उस ज़मीन पर कब्ज़ा एक जाट समुदाय के चिमनाराम जाट का था। और उस बंदे का ये कहना था कि ये ज़मीन हमने खरीद ली थी, लेकिन चूंकि कानूनन हमारे नाम पे नहीं हो सकती, इसलिए नाम पे नहीं हुई थी। क्योंकि कानून ये कहता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन आप जमीन खरीद नहीं सकते, सवर्ण नहीं खरीद, आप गिरवी नहीं रख सकते। लेकिन इसमें गिरवी रखने का भी मामला, इसमें गिरवी, क्योंकि दलित पक्ष का ये कहना था कि उनके पुरखों ने उसे गिरवी रखी थी और उन्होंने गिरवी का जो पैसा बना उससे डबल पैसा चुका दिया, और उसके बाद जब उन्होंने उस पर अपना वापस जमीन मांगी तो उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया। और न केवल इनकार कर दिया, बल्कि दलित खातेदारों का नाम हटाने के लिए वो कोर्ट में गए, जाट समुदाय के लोग, और उस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये ज़मीन दलितों की है और ये दलितों को मिल जानी चाहिए। तो SDM कोर्ट मेड़ता का ये फैसला आने के बाद में वो जो दलित पक्ष था, रत्नाराम मेघवाल और बाकी लोग, वो अपनी ज़मीन पर जाकर के काबिज हुए, और इस बात को लेकर के दूसरा जो पक्ष था
वो बहुत नाराज हो गया, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे संभव है कि दलित जमीन के अधिकार को मांग ले। और फिर अंत में गांव की एक पंचायत बैठी, सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के ट्रैक्टरों में, पिकअप में और बाकी साधनों से, 50 मोटरसाइकिलें भी उनके साथ थी, और ये 350 से 400 लोग मिल करके उस खेत में जो दलित थे उस समय, उन पर उन्होंने सामूहिक हमला किया। 19 लोग थे वहां पर घटनाक्रम के, चारों तरफ से घेर करके उनके साथ मारपीट हुई, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, कुचल दिया उन लोगों को। वहां जो एक घर बना हुआ था वो कमरा तोड़ दिया गया, झोंपड़ियां बनी हुई थी उनको जला दिया गया, महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया, यौन शोषण के लेवल तक का। और उस सारे घटनाक्रम में 2 लोग उसी जगह पर मारे गए, और एक व्यक्ति अजमेर ले जाए जाते वक्त जेएलएन हॉस्पिटल में पहुंच करके मर गया। 2 अन्य और बाकी के दिनों में मारे गए। 5 कुल लोग मारे गए, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। और अनुराग जी, जो बर्बरता थी वो मध्य युग, मतलब आप जो एक पाषाण युग की बर्बरता होती उससे भी बदतर थी। जो लोग मारे गए उनकी आंखों को निकाल लिया गया और आंखों में जलती हुई लकड़ियां डाली गई, लिंग नोच लिया गया, चमड़ी उतार दी गई, कुछ बोला भी गया उस समय। वो तो सब कुछ चीजें कही गई जो जातिगत रूप से अपमानित करने का काम है, वो तो सब हुआ ही। लेकिन जिस तरीके से, जिस क्रूरता के साथ ये सब हुआ, ये मैसेज देना था कि दलितों को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई अपना अधिकार प्राप्त हो। और उसके खिलाफ फिर राजस्थान पुलिस ने जांच शुरू की, और उसी दिन एक और व्यक्ति भी वहां मारा गया, रामपाल गोस्वामी। और वो जो मारा गया व्यक्ति था, उस व्यक्ति के मारने का दोष दलितों पे लगाया गया। तो जो लड़ने वाले दलित थे उनको मार डाला गया, जो बाद में लड़ सकते थे उनको घायल कर दिया गया, और जो नौजवान बच्चे थे जो बाद में कभी इनके लिए खड़े हो सकते थे उनको रामपाल गोस्वामी की हत्या का आरोपी बना करके, ताकि वो जेल में चले जाए तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो ये कहा गया है, अदालत के फैसले में भी इसका जिक्र आया कि वहाँ पर एक बंदूक मिली थी जी, जिससे उस गोस्वामी की हत्या की गई जी। तो ये कहा ये जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि ये भूमि विवाद था, जाति विवाद नहीं था। क्या लगता है आपको? देखिए, ये भूमि विवाद एक ही समुदाय में होता तो इसका एक अलग रूप नजर आता, लेकिन इसमें एक पक्ष एक वर्चस्व वाली प्रभावशाली जाट समुदाय का था और दूसरा पक्ष दलित समुदाय का है। तो ये जो जातियों का जिस तरह का हैसियत है समाज में, वो हैसियत भी भूमि संबंधों में भी काम करती है। ये केवल जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है, ये शक्ति संबंधों का भी मामला है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसमें जो पूरा मसला है ये जमीन के विवाद से शुरू होता है, लेकिन ये जमीन का विवाद नहीं है। आप कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि 2 परिवारों का मामला था, तो जब 2 परिवारों का मामला था तो सैकड़ों लोगों को इकट्ठा होकर के हमला करने की कहाँ जरूरत थी? आपको गांव में अवैध रूप से पंचायत करने की कहाँ जरूरत थी? और ये जो मॉब लिंचिंग करी इसकी क्या जरूरत थी आपको? तो जब आप पे बनाती है तो आप ये तर्क देते हैं कि नहीं जमीन का मामला था, नहीं ये जमीन तो खरीदी हुई थी, नहीं वो तो जो शांति दूत वहां गया बुलाने के लिए उसको गोली मार दी। तो सीबीआई ने जांच की ना इसकी। सीबीआई जांच में क्या निकल कर आया? सीबीआई ने जो जांच किया, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। दलितों की तरफ से 5 हत्याओं की एक एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी तरफ रामपाल गोस्वामी की मर्डर का केस दर्ज हुआ 16 दलितों के खिलाफ। और सीबीआई ने उस जांच में ये पाया कि जिन दलितों के खिलाफ मर्डर करना आरोपित किया गया वो लोग वहां मौजूद नहीं थे उसमें, और न उनके पास कोई हथियार मिला है। तो जो बंदूक का कुछ वो मिला है, गोला बारूद क्या है, हैमर वगैरह, टोपी वगैरह, वो साबित नहीं हो रहा है कि वो कौन लाए थे, किसकी वो बंदूक थी। तो उन 16 दलितों को सीबीआई ने मुक्त किया है उस वाले मामले में, रामपाल गोस्वामी की हत्या के मामले में। बावजूद इसके भी अभी तक यही आरोप लगाया जाता रहा है कि दलितों ने मार डाला उसको, इसलिए दलितों को मार डाला। लेकिन इसी तर्क के आधार पर इन 40 लोगों को भी मुक्त किया गया है। ये कहा गया है कि हत्या तो हुई है जी, लेकिन ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि
एक पर्टिकुलर हत्या इन 40 लोगों ने की है। नहीं, पर इन 40 लोगों को सीबीआई जांच में आरोपी बनाया गया ना। यानी सीबीआई ने देखिए, सीबीआई ने जांच के स्तर पर दलितों को मुक्त किया कि जिस गोविंदराम मेघवाल पर यह आरोप है, वो गोविंदराम मेघवाल वहां पर घटनाक्रम में नहीं था, उसके पास कोई बंदूक नहीं थी और उसकी बंदूक से ये व्यक्ति नहीं मारा गया। यानी सीबीआई ने दलितों को पूरी तरीके से अपनी जांच में कर दिया, अदालत से पहले अदालत में। और इन लोगों को दोषी, ये वाले मामले में, दूसरे वाले केस में उन्होंने 40 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया और चार्जशीट पेश की SC/ST स्पेशल कोर्ट में। अब उसके बाद में ये निर्णय जो आया है, और इस निर्णय में जो अभियोजन की पैरवी की जो कमजोरी है, और चूंकि 10 साल 10.5 साल का जो समय बीता, उसमें आप बार बार गवाहों को बुलाते हैं और कोर्ट में किस तरह की जिरह होती है हम सब लोग जानते हैं। तो वो जो गवाहों का ऊपर नीचे जो भी रहा होगा, उसको लेकर के इस तरीके से चीज़ों को कहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी हत्याएं हुई हैं और उसकी फोरेंसिक जांच और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह है, उन रिपोर्ट्स को आप कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि चिकित्सीय साक्ष्यों को नहीं माना जाएगा। तो फिर कौन सा साक्ष्य होगा? क्या वहां पे CCTV कैमरे लगा करके मर्डर हो रहे थे? तो आपको वही तो मानना पड़ेगा कि ट्रैक्टर जो चढ़ाए गए थे वो ट्रैक्टर थे कि नहीं थे, या क्या चीज़ें थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभियोजन की कमज़ोर पैरवी और साक्ष्यों के अभाव के नाम पर ये जिस तरीके का फैसला आया है, उसने न्याय की उम्मीद दलितों में बहुत कमज़ोर कर दी। तो अब क्या अगला कदम आप लोगों का होगा? जो संगठन है, जो अगर एक पक्ष राजनीतिक दलों का भी आता है, उनकी जो भूमिका रही है इस पूरे में, आप उससे संतुष्ट हैं या आपकी कुछ अपेक्षाएं और हैं? देखिए, ये जब घटना हुई तब भी हमने राजस्थान के राजनेताओं के चरित्र को देखा कि लोग राजस्थान के OBC के सबसे सक्षम वर्चस्वशाली जाट समुदाय को नाराज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे राजनेता उसमें नहीं बोले। अभी इस फैसले पर भी आप देखिए, मैं सारे नेताओं के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इन समुदायों से, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा था कि किसी ने कोई ट्वीट किया, किसी ने कोई पोस्ट किया, और मैंने ये देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के अलावा बाकी लोग कोई बहुत ज़्यादातर लोग तो बोले ही नहीं है। हमारे PCC प्रेसिडेंट ही नहीं बोले हैं उसमें, और भी लोग नहीं बोले हैं। और जो अच्छे खासे जाट नेता हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो मैं राजनीतिक दलों का इसमें जो भूमिका है उससे तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सत्तारूढ़ दल तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है। सत्तारूढ़ दल का जो SC मोर्चा है उसको मुंह में दही जमा हुआ है, वो बिल्कुल चुप है। और बाकी भी जो लोग हैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हनुमान बेनीवाल जी से लगा करके और भी लोग, उनका भी कोई वक्तव्य इस पर नहीं दिख रहा है। तो अब ये जो लड़ाई है, हमने तय किया है कि ये लड़ाई दलित समाज खुद लड़ेगा। लेकिन राजस्थान से बाहर के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, चंद्रशेखर ने और कुछ लोगों ने। हाँ, चंद्रशेखर तो दलित समुदाय से हैं, पीड़ित समुदाय से हैं, बिल्कुल, तो वो तो बोलेंगे ना, वो तो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज में आप बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में, वो लोग इस मामले में, इतने बड़े मामले में कैसे चुप हैं? आप अगर विरोध में हैं हमारे तो बोल दीजिए ना, हमको पता चले कि भाई आप कौन हैं, आप किधर खड़े हैं। और आप किसी के समर्थन में हैं तब भी बोल दीजिए, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, इसका निर्णय का स्वागत करना है, तो वो भी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप छुपे हुए हैं और इसके बाद आप आ जाएंगे कि आप दलितों के बड़े हितैषी हैं, तो ये अभी उनके चरित्र को हम देख रहे हैं, उनका जो उजागर हो रहा है कि असलियत में क्या है। तो खैर, अब आगे की जो लड़ाई की बात आपने कही वो ये है कि अब चूंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, SC/ST स्पेशल कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। और ये जो न्याय की लड़ाई है, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तब भी ये लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जाएगा, डांगावास के पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और इस पर एक व्यापक जन जागरण भी हम राजस्थान में करेंगे। हम 12 अगस्त को यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो अन्याय है और समाज में जो जस्टिस के प्रति डिनायल है, ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। तो चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे अदालत की लड़ाई हो, ये लड़ी जाएगी।
तो मेघवंशी जी, ये लड़ाई लड़ना तो इसमें बनता है कि आपको आगे इसको लड़ना पड़ेगा, लेकिन किस आधार पर? क्योंकि अदालत ने बहुत बड़ा फैसला दिया, बहुत लंबा फैसला दिया है, तो आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इस फैसले को आप चैलेंज करेंगे अगली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अदालत खुद ही कह रहा है ना। अदालत ये मान रहा है कि हत्याएं हुई है और बहुत ही दर्दनाक, बहुत बुरी हत्याएं हुई है, तो वो ये तो मान रहे हैं ना कि हत्या तो सिद्ध है। हाँ, हत्या किसने की ये सिद्ध वो नहीं कर पाए हैं। क्या इन्हीं लोगों ने वो हत्या की है? हाँ, लेकिन किसी ने तो की होगी ना। वो जो 6 लोग उस दिन मारे गए डांगावास में, ये क्या 6 लोग अपने आप ही मर गए? तो क्या ये अदालत के जुरिस्डिक्शन में था कि वो इस बात पर जाती कि इन लोगों ने हत्या की है या नहीं, या किन लोगों ने की है उनको आइडेंटिफाई? देखिए, मैं सोचता हूँ कि अदालत अपने टेक्निकल ग्राउंड पे टिकी रहेगी। अदालत कोई सुओ मोटो आगे बढ़ करके नहीं करेगी, क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड है। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये तो काम था जांच करने वाली एजेंसी का कि वो साक्ष्यों को ठीक से रख पाती। दूसरा ये है कि जो स्वतंत्र गवाह थे उनको संरक्षित रखती, उनको प्रभावित होने से बचाती, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती। और जो सीबीआई के एडवोकेट हैं और जो SC/ST स्पेशल कोर्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ये उनका भी काम था कि वो ठीक से इन चीज़ों को रख पाते। तो वो जिस लेवल पे ये कमी रही और जिसकी वजह से ये फैसला आया, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इन कमियों को सुधारते हुए हम आगे ले जाएंगे चीज़ों को। और मुझे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इस मामले को जल्दी से सुन करके इस फैसले पर रोक लगाएगा। भंवर जी, ये तो डांगावास प्रकरण की बात है, लेकिन अगर हम इस बहाने से बात करें कि ये एक प्रकरण आया जिससे और भी बहुत सारे सवाल फिर से जिंदा हो गए कि क्या समाज में समरसता की, सामंजस्य की जो इतने साल से कोशिशें हो रही हैं वे कामयाब हैं कहीं, या जाति का जो सच है वो आज भी उतनी ही क्रूरता के साथ खड़ा हुआ है? अनुराग जी, ये एक मसला नहीं है। राजस्थान में 1992 में कुम्हेर में दर्जनों दलितों को जिंदा जला दिया गया था। इतनी छोटी बात पे कि एक टॉकीज में फिल्म देखते वक्त कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। तो केवल आगे पीछे बैठने का मसला नहीं था, वो उस इलाके में, आगरा और आसपास के भरतपुर और उस इलाके में जो दलितों में चेतना आ रही थी, कोई घोड़ी पर बैठने की बात कर रहा था, कोई अच्छे मकान बना रहा था, वो जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सामूहिक रूप से उनको सबक सिखाया गया। और उस वाले मामले में भी एक भी व्यक्ति को सजा नहीं। फिर से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर ये दूसरा फैसला है जहाँ पर एक भी व्यक्ति को ये सजा नहीं हुई। ये भी एक सामूहिक संदेश है कि अपने औकात में रहो, ये सब मत करो। तो अगर कोई सामाजिक समरसता, मैं तो सोचता हूँ समरसता एक बड़ी अजीब किस्म की बात है। समरसता का टर्म भी ये है कि आप जैसी स्थिति में वैसे में रहिए। आप गरीब हैं तो खुश रहिए, आप संसाधन विहीन हैं तो खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी में खुश रहिए, अपनी जगह पे रहिए। यथास्थितिवाद का नाम है समरसता। तो लड़ाई तो समता और समानता की है, बराबरी की है और न्याय की है। न्याय के बिना भाईचारा नहीं हो सकता, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। आप अन्याय भी करेंगे और आप कहेंगे कि लोग चुप भी रहें, तो कैसे हो सकता है? और ये भागीदारी और ये भाईचारा क्या काम आएगा जिसमें दूसरा एक तो भाई बना रहे और दूसरे को कहे कि तू चारा बन जा, तो ये इस भाईचारे को तो हम क्या करेंगे? या जंगल का वो लोकतंत्र जैसा जिसमें एक तरफ शेर और खरगोश के बीच का जो भाईचारा है, उसमें तो शेर खरगोश को खा ही जाएगा। तो हम भाईचारा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं शांति रहे, हम भी चाहते हैं कि समाज अच्छे तरीके से एक साथ रहे, उसमें कोई द्वेष ना हो। लेकिन उसमें वो शांति, वो बंधुत्व तभी हम स्वीकार करेंगे जब उसमें न्याय भी हो। अन्याय करते हुए, हमारे संसाधन छीनते हुए, हमारे लोगों की गरिमा को खत्म करते हुए अगर कोई बंधुत्व को हम पे थोपता है तो ये भाईचारा नहीं है। ये समाज जाति के आधार पे जिस तरीके से आगे जा रहा है, अगर आपकी जाति के ही सब लोग हैं, जैसा कि रंगावास में था, आपने देखा भी होगा कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो प्रारंभिक रूप से ज्यादातर जो लोग थे विभिन्न पदों पे, पटवारी से लगा के ऊपर तक, बीट कांस्टेबल से लगा करके और SP तक, वो ज्यादातर लोग उसी समुदाय के थे जिस समुदाय के लोगों ने ये सब कुछ किया। तो आपको लगता है इससे इंटीग्रिटी प्रभावित होती है? Why not? सिर्फ जाति होने से होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारा समाज तो जातिवादी समाज है ना, तो वो जाति जो है एक सुरक्षा और एक सोशल कैपिटल का निर्माण करती है और वो इकोसिस्टम देती है, वो एक इकोसिस्टम देती है। और उस जाति का होने के नाते लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं।
तो वो बहुत ईजी होता है अपनी बात को कन्वे कर पाना, और दूसरा व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाता आपकी सब चीज़ों पे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर लोकतंत्र को डीपन करना है तो किसी भी एक जाति का सारे लोग कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। मान लिया एमएलए उस जाति का है तो आप एसडीएम क्यों लगा रहे हो वहाँ पे? थानेदार भी उस जाति का लगा रहे हो, और उसका ड्राइवर भी उसी जाति का, उसका पीए भी उसी जाति का, सारे ही एक ही जाति के मिलकर के। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई जाति पंचायत चला रहे हो गया यहाँ। कई बार राजस्थान के संदर्भ में अगर आप डायरेक्टरी उठाकर देखें तो किसी भी मंत्री का पूरा स्टाफ उसकी जाति का पाया जाता है। बिल्कुल ऊपर से नीचे रैंडमली अगर आप और मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हमारे राजस्थान के लोग 36 कौम के नेता होने की बात करते हैं। हालांकि ये 36 कौम का टर्म भी मुझे कई बार ये लगता है कि वैसा ही है जैसे 33 करोड़ देवी देवता। नहीं, इसका एक आधार है। एक्चुअली अंग्रेजों ने 36 रॉयल रेसेज आइडेंटिफाई की उनकी लिस्ट, और उनकी एक सूची है। तो वो 36 जो सामंत तो हुआ करते थे, मार्शल रेसेज, रॉयल रेसेज, अच्छा, 36 रॉयल रेसेज, शाही जातियां ओनली। तो वो 36 प्रकार की शाही जातियां बैठ करके कोई बड़ा फैसला लेती थी दरबार में, उसको 36 कौम का निर्णय कहा जाता। अच्छा, यानी उसमें तो दलित कहीं थे ही नहीं उस 36 कौम में? दलित भी नहीं थे, ओबीसी भी नहीं थे, इवन ब्राह्मण भी नहीं था, बनिया भी नहीं था। कौन थे? उसमें केवल और केवल शासक जाति थी। ये तो आपने बड़ी नई बात बताई। मैं आपको सूची भेज दूंगा, 36 कौम में 36 कौम की आपको सूची भेज दूंगा। 36 कौम में मुख्य जातियां है ही नहीं। ना, कोई नहीं है। तो अभी लोग जब 36 कौम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भाई पढ़ तो लो कौन से 36 कौम है। तो पर मैं कह रहा था कि ये 36 कौम की जो हमारी यहाँ टर्मिनोलॉजी है और उसकी बात करते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली वो 36 कौम का जो मूल था ना, कि भाई एक ही कौम की 36 तरह की अच्छा, जो रेसेज हैं, सब कैटेगरीज हैं, वही चलाएगी। तो आप जो कह रहे हैं कि मंत्री महोदय अपने जो कुनबा रखते हैं, वो 36 कौम का है, वो उनकी 36 कौम है, उनका तारामंडल है। जी। तो इसको अगर आप डांगावास के बहाने ही आज हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो जो बदलते हमारे सामाजिक आर्थिक समीकरण हैं समाज के, वो भी जाति के इर्द गिर्द बुने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर सुधार के लिए हो क्या? ये तो ठीक है, अदालती लड़ाई लड़ी जाएगी, न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, लेकिन सामाजिक ताना बाना ठीक रहे, एक सोशल हेल्थ सोसाइटी की ठीक रहे, तो आखिर उपाय है क्या? ये तो एक उपाय है कि एक ही जाति के लोगों को एक जगह पोस्ट ना किया जाए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। इसके अलावा क्या होना क्या चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए कि ये ज़्यादातर बीमारियों की जड़ जो है वो जाति है। तो मूल पे काम किए बगैर, मूल पे प्रहार किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो उसके लक्षण हैं। जाति के जो जकड़न है समाज में, उसकी वजह से जो पितृसत्ता है, उसकी वजह से सांप्रदायिकता है, उसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी है, सुपरमेसी है, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे अगर पार पाना है, हमने एक राजनीतिक लोकतंत्र बनाया, लेकिन वो सामाजिक लोकतंत्र नहीं बना। वो डेमोक्रेसी सोशियोक्रेसी क्यों नहीं बनी हमारी? क्योंकि जाति आड़े आ गई। तो एक तरफ हमने अदालत भी बना रखी है, लेकिन जाति की पंचायत भी लगती है, और जाति पंचायत फैसले कर रही है कि कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे प्यार करेगा, और अगर गलती से उल्टा सीधा प्यार कर दिया, शादी कर दी, तो उसको उसमें लटका के मार भी डालेंगे और अर्थदंड भी देगा वो जाति समाज। तो एक पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी आपका समाज का चल रहा है। तो लोकतंत्र नीचे कैसे जाएगा? तो पहली बात यह है कि जो जाति अवरोधक बनी हुई है, और तमाम सामाजिक सुधार करने वाले हमारे लोगों ने, आप अगर पिछला 200 साल का इतिहास देखेंगे, उन तमाम समय में, चाहे वो प्रार्थना समाज बना हो, सत्यशोधक समाज बना हो, ब्रह्मो समाज बना हो, आर्य समाज बना हो, इन तमाम समय में जाति की हदबंदी को तोड़ करके आगे निकलने की बात कही गई। लेकिन आज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एजेंडा नहीं है, आज स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट है। और ये जो स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट है, ये हमारी नेशन स्टेट को बर्बाद कर देगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि हम जो हमारी जो जातियां हैं वो उपराष्ट्रीयताएं हैं, और मैं सोचता हूं कि तब वो उपराष्ट्रीयताएं कह रहे थे 1936 में, आज वो राष्ट्रीयता का दर्जा ले चुकी है। बंगाल और महाराष्ट्र के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट। तो आप अगर देखेंगे तो हर जाति की अपनी सेना है आज की तारीख में, हर जाति का अपना एक पूरा सिस्टम है। तो अगर यही सब चलेगा तो फिर हम ये सब तोड़ करके हम एक देश बने, और अगर हम लोड के पीछे जा रहे हैं तो ये हमारा प्रतिगामी कदम है। हमको होना चाहिए था पुरोगामी, लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आरक्षण जो है वो मूल कारण है बजाय कि जाति के।
देखिए, अगर आप और अब जो नई बात चल रही है कि आरक्षण को उसका आधार ही बदला जाए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बजाय आर्थिक आधार पर दिया जाए, वो अभी यूजीसी को लेकर भी जिस तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इस सारे संदर्भ में आपको क्या लगता है जाति का कहाँ कितना महत्व है? देखिए, आरक्षण तो लक्षण है, बिल्कुल। मूल बीमारी तो फिर से जाति है। जातिगत जो जातिजन्य भेदभाव रहा, विषमता रही, उसी का तो सामाजिक उपचार आरक्षण के रूप में आया है। तो अगर किसी को जाति के आधार पे आरक्षण से प्रॉब्लम है तो मेरा निवेदन है कि वो आधार को मिटा दे। नींव अगर जाति है तो आप उसको मिटा दीजिए, ये महल तो नीचे गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि कोविड नहीं मिटाएंगे, हम टीके के खिलाफ हैं। तो मतलब आप बीमारी बनाए रखेंगे और उपचार के खिलाफ हैं। आरक्षण तो केवल उपचार है, तो आप उपचार के खिलाफ नहीं हो सकते, ये बेईमानी है। आप आर्थिक आधार पे या किसी आधार पे ले जाइए या मत ले जाइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन आधारों पर वो आया है उन मूल समस्याओं का अंत कीजिए। अगर वो अंत होता है तो खुशी खुशी हम सबसे पहले लोग होंगे जो कहेंगे कि इसको मिटाइए। कौन चाहता है कि एक स्पेशल आपको एक खांचे में आपको देखा जाए, और आप चाहे कितने ही प्रतिभा संपन्न है लेकिन तब भी लोग कहेंगे जी कोटे से आया है। ये सारी चीजें जो होती है, और ये यूजीसी भी का समता नियम भी इसलिए आ रहे हैं कि उच्च शिक्षा में कितना भेदभाव और कितनी रैगिंग और कितना ट्रोल किया जाता है सारी चीजों को। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, मूल समस्या फिर से अनुराग जी वही है, हमको उस मूल समस्या पे जाना होगा। इस देश को बचना है, आगे जाना है, तो वो जाति की बीमारी को नष्ट किए बगैर वो आगे नहीं जा सकता है। और उसी के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और उस जाति से पीड़ित हम जो लोग हैं, हम उसके खिलाफ काम करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। जो जाति से लाभान्वित समुदाय है उसको भी मिलकर करना पड़ेगा, अगर हम एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक सभ्यता के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं। और एक दौर ऐसा आया भी था 70 के दशक में, जेपी का जब आंदोलन हुआ था, लाखों लोगों ने जाति लिखना छोड़ दिया था नाम के आगे। तो आपको क्या लगता है, हम आगे गए हैं या पीछे आए हैं कि अब तो हम जाति पर गौरव महसूस करने लगे हैं? मुझे लगता है कि देखिए, पिछली सदी में बहुत महानतम लोग दिए, महानतम विचार दिए, महानतम पहल की गई। इस सदी में हम बोने हो चुके हैं। जिस लेवल के हमारे नायक थे, आदर्श थे, और जो सपना उन्होंने देखा समाज का, राष्ट्र का, मुझे लगता है कि उस लेवल का सपना देखने वाले लोग ही आज नहीं बचे हैं। इसलिए जेपी के वक्त में ये मुहिम हुई हो, गांधी के वक्त में हुई हो, बाबा साहब अम्बेडकर के वक्त में हुई हो, दयानंद सरस्वती के वक्त में हुई हो, फुले या किसी के भी वक्त में हुई, आज वो पहल हो नहीं रही है। आप निराश हैं? पीछे जा रहे हैं? नहीं, हम निराश नहीं है, पर संघर्ष जो बढ़ रहा है, लड़ाई का क्योंकि लड़ाई का एक हम अगर आगे चल रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ना। मुझे कई बार लगता है कि अब हम कदम ताल कर रहे हैं, जहां से हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। तो निराशा नहीं आती है, पर संघर्ष जब बढ़ता जाता है तो चिंता होती है। और मुझे लगता है कि इस पर हमें सामूहिक चिंतन करने की जरूरत है। इस थिंकिंग के पीछे ये वजह तो नहीं है कि दलित आंदोलन भी कहीं ना कहीं वो रोल नहीं अदा कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था? कोई भी नहीं कर पा रहा है। केवल दलित की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग समाज का सारा जब समग्र देखते हैं उससे सीखते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, कोई एक जाति बहुत मजबूत होती जा रही, तो दूसरी जाति उसको देख करके प्रेरणा ग्रहण करती है कि भाई हमको भी जाति को मजबूत करना है। आप सोचिए कि संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस, हाँ, संस्कृताइजेशन एक दूसरी चीज है, लेकिन ये जो किसी को देख करके प्रतिक्रिया में मजबूत होना, और वो इतनी विद्रूप रूप में अब सामने आ गई है। जहां पहले ये था कि लोग आपस में मिलते थे और थोड़ी बात करने के बाद में थोड़ा ढक करके पूछते थे कि आपकी जाति क्या है। वो खुलेआम पूछते। आज ये हो गया कि हम नाम पीछे से पढ़ते हैं। अगर मुझे अनुराग वाजपेयी जी का पढ़ना है तो मैं पहले वाजपेयी पढ़ूंगा, देन फिर अनुराग नाम पढ़ूंगा। माइंडसेट भी उस हिसाब से। और अब तो बाजार कूद गया उसमें। अब तो टी शर्ट ऐसे आने लगे जिसपे अपनी जाति का नाम लिखा हुआ है। आपकी गाड़ी के पीछे, आपके मकान के आगे जाति के नाम पे धर्मशालाएं, जाति के नाम पे घाट, जाति के नाम हॉस्टल में आपने हॉस्टल्स बना दिए, सब कहीं। तो इतना भयानक रूप से हम जातियों में पहुंचे हैं
तो जो पूरा 100-200 साल का काम हुआ, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में ये तो खत्म हो जाना चाहिए था। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, बहुत छोटा सा देश भूटान, 70 साल में उन्होंने अपने कबीलों को और जाति की पहचान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मॉरिशस उदाहरण है सर, जहाँ लोग भूल गए कि उनकी जाति क्या थी। तो दुनिया में ऐसे नाम और पिता का नाम, वो जबकि भारतवंशी लोग हैं। हाँ, तो जब मॉरिशस, और यहीं से गए हुए लोग हैं ना, गिरमिटिया मजदूर और वो सारे लोग हैं। तो जब हमारे लोग कर सकते हैं, भूटान हमारा पड़ोसी, मॉरिशस हमारे यहाँ से गए हुए हमारे वंशियों का देश, जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम एक बार फिर डांगावास पर लौटते हैं। उस घटना को 11 साल हो गए। 11 साल में आप लगातार संपर्क में भी वहाँ के बने हुए हैं। गांव में, वहाँ के माहौल में क्या बदलाव आया? देखिए, कुछ एहसास हुआ लोगों को कि गलत हुआ? मुझे लगता है कि थोड़े दिनों तक जब इनमें से कई लोग जेल में थे, तब ये एहसास लोगों में था कि गलत हुआ, गलत किया गया। बावजूद इसके भी गांव में वो तनाव और वो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी भी दलितों की, पीड़ित दलितों की जो बस्ती है, वहाँ पे पुलिस का एक परमानेंट चौकी है, और उस वजह से पूरा एक बंटवारा वहाँ पे नज़र आता है। अब इस फैसले से फिर से वो परिस्थिति बन गई है जहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर आए हैं, उनके बाहर आने की खुशियाँ मनाई जा रही है, उनके पक्ष में जिस तरह की कैंपेनिंग की जा रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि देखो बेचारों को इतने साल जेल में रहना पड़ा है, सहानुभूति, तो वो जो एक हमदर्दी पैदा की जा रही है, और उसकी वजह से जो पीड़ित हैं वो पीड़ित को, मतलब विक्टिम को ही ये बताया जा रहा है कि गलत तुम हो, तुम ही अपराधी हो। तो ये जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि ये उस गांव में जो छोटी सी संख्या का जो दलित समाज है, और पहले से ही वो उनके घाव अभी भरे भी नहीं हैं, वो लोगों के लिए वहाँ पर जीना और उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा कंसर्न है। तो क्या उन परिवारों से आपकी बात होती रहती है? किस हालात में हैं लोग अभी? और तो क्या ये जो फैसला आया है कि इनको कुछ मदद दे दी जाए, उससे कितना क्या असर पड़ना है? देखिए, वो जब ये फैसला आया उसके 1 घंटे बाद ही मैंने पीड़ित परिवारों से बात की, और वो इतना निराश थे और वो डर में भी थे कि उसका क्या किया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ पवित्र है और उसके फैसलों पर कोई भी बोलने से बचते हैं, डरते हैं। तो जब उनको ये कहा गया कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही 11 साल लग गए, अभी हाई कोर्ट में और कितना समय लग जाएगा। और उनमें से कई लोग हैं जो अब उम्र के एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां उनको लगता है कि हम वो दिन देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे जहां पर हमको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा, या वो लोग रहेंगे भी नहीं रहेंगे जिन्होंने एक्चुअली ये काम किया और उनको सजा भी मिल पाएगी। तो मैं तो निरंतर संपर्क में हूँ, निरंतर जाते रहा हूँ, हर 2 साल में 1-2 बार मैं वहाँ जा कर के आता हूँ, और अभी भी कल जाने वाला हूँ वहाँ पर। तो हम उनको हौसला ही दे सकते हैं और इस कानूनी लड़ाई में उनका सहयोग कर सकते हैं। और एक आखिरी बात राजस्थान के संदर्भ में करें, इस घटना का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकता है? देखिए, इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग विभिन्न समीकरण बना के चलते हैं अलग अलग इलाकों में, राजनीतिक रूप से कहीं जाट मुसलमान मेघवाल का एक समीकरण है, कहीं जाट मेघवाल का एक समीकरण है, और अलग अलग जगहों पे ये जो पूरा समीकरण है दलितों और ये दोनों वर्ग जो हैं एक तरीके से कांग्रेस के कोर में रहे हैं। जाट भी कांग्रेस का समर्थक रहा है और दलित भी कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। तो एक ऐसा ये दोनों समुदाय एक ही विचार के जो लोग हैं, और इनकी लड़ाइयाँ भी एक जैसी रही है पहले, जहाँ इन्होंने सामंतवाद के खिलाफ और तमाम चीज़ों में लड़ाई लड़ी है, खेती से जुड़े हुए समुदाय रहे हैं, इनके सामाजिक ताने बाने पर इसका असर आना है। और दूसरा ये है कि राजनीतिक रूप से इसका नुकसान दोनों समुदाय के लोग झेलेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो अगर इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो दलितों पे उसका निश्चित रूप से गलत असर जा रहा है। और दूसरा ये है कि डांगावास के बाद में हमने ये भी देखा कि नागौर में, और ख़ासतौर पे मेड़ता तो रिजर्व सीट थी, वहाँ पे जो मेघवाल कैंडिडेट थे उनको टिकट देने में पार्टियों को हिचकिचाहट होने लगी, या फिर वो लड़े तो
जाट समुदाय ने उनको वोट नहीं किया। तो ये जो फर्क है, ये तो इसका असर तो आएगा, राजनीति में एक लंबा असर आना है इसका। हम उम्मीद करेंगे कि न्याय पूरी तरह से सुनिश्चित हो, लोगों का दुख दर्द कम हो, और आप इस संघर्ष में लगे हुए हैं। इसके लिए हम आपको शुभकामना भी दे सकते हैं, कि उम्मीद भी कर सकते हैं कि इसमें कामयाबी मिलेगी, और चाहे समय का एक फैक्टर भले ही हो, लेकिन इन परिवारों को कुछ राहत मिलेगी, जिन्होंने वो खोया है जो फिर से हासिल किया भी नहीं जा सकता। तो भंवर जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस घटनाक्रम से जुड़े आगे के भी जो अपडेट्स होंगे उन पर भी फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।